हेलो दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट 6 लगाएंगे, जो कि काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहा था कि सर सेट 6 पे वीडियो बनाइए, उसके सवाल हमें बताइए। तो दोस्तों सेट 6 में आपका खंड अ में आता है पहला का क, जो बहुत विकल्पीय है और इसमें आपको ऑप्शन में दिया रहता है। तो दोस्तों कुछ ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको हल करेंगे न्यूमेरिकल और उसके बाद देखेंगे कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, एक कोण वाले प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है तथा न्यूनतम विचलन कोण 90 डिग्री माइनस ए यानी 90 माइनस ए, जिसको हम लोग अगर थीटा के रूप में पढ़े तो 90 माइनस थीटा भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ए है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 90 माइनस ए है, ए का मान बताना है। अगर थीटा रहता तो हमें थीटा का मान बताना होता, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप देखेंगे तो एक कोण वाले प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक दिया, अपवर्तनांक आपका दे दिया न्यू बराबर √2 और आपको पता है कि विचलन कोण को हम लोग सिग्मा यम से डिनोट करते हैं। आपने पढ़ा होगा कक्षा 12वीं में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सिग्मा जो यम होता है उसको हम विचलन कोण कहते हैं और इसको हम कितना मान दे दिया है 90 माइनस ए। तो बस यही चीज़, दो चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे ए का मान पूछा है, तो ए का मान आप लोग जानते हैं कि कहाँ से निकलेगा, क्योंकि अपवर्तनांक का सूत्र होता है न्यू बराबर साइन ए प्लस सिग्मा यम अपॉन 2 साइन a/2। तो इसमें ए है तो हम लोग आसानी से ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, तो सिग्मा यम का मान दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा यम का मान डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। न्यू का मान दिया, न्यू का भी मान पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अभी पुट नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे अभी पुट नहीं किया गया है कहीं भी, केवल सिग्मा यम का मान पुट किया गया। यहाँ पे 90 माइनस ए हो गया, तो देखिए यहाँ पे माइनस ए, यहाँ पे प्लस ए, तो यहाँ पे माइनस प्लस मिला है तो यहाँ क्यों क्या हुआ है, घट गया है। तो घट गया तो केवल क्या बचा हुआ है 90/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90/2 यहाँ पे लिख दिया गया है। अब इसको काटेंगे तो 90/2 को यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे तिर्यक गुणा कर दिया गया है तो न्यू इंटू यहाँ पे 0 हो गया है, न्यू इंटू साइन a/2 इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री अपॉन 2 यानी 90/2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा किया गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सिंपल सा भाषा है और आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गया। अब यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो आपको बताया ना साइन 45 होगा, साइन 45 लिख दिए, साइन a/2 √2 को इधर भेजेंगे, अभी नहीं, पहले साइन 45 अंश का मान रख लेंगे। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 और फिर √2 को इधर भेजेंगे तो √2 इंटू √2 होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि जब √2 का गुणा √2 से होगा तो 2 हो जाएगा अगर सेम कंजुगेट है तो, ठीक है। तो उस प्रकार क्या हम लोग का आ जाएगा साइन a/2 इज इक्वल टू 1/2। अब दोस्तों यहाँ पे 1/2 किसका मान होता है, साइन का, साइन 30 अंश का मान होता है, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान होता है ना, तो अब इसको साइन को इधर भेजेंगे तो हम लोग का साइन इनवर्स हो जाएगा और इसका साइन 30 का मान होता है तो साइन 30 हमने लिख दिया, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो आपका a/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। तो ए बराबर फिर 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। तो ए का मान कितना आ गया 60 डिग्री, यानी जो हम लोग का ऑप्शन सी है वो सही है। और इस तरीके का सवाल आपको न्यूमेरिकल में भी आ जाता है, कई बार बहुविकल्पी में नहीं पूछता है, न्यूमेरिकल में भी पूछ देता है। तो इसको आपको लगाना और प्रोसेस आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये वाला जो सवाल है मुश्किल से बहुत कम आता है। यहाँ पे आपको एक और बहुविकल्पीय ख है, जो लैम्डा तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक प्रकाश सुग्राही पृष्ठ पर गिरता है जिसकी कार्यफलन hc/λ0 है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा जब लैम्डा लेस देन λ0 होगा, तब आपका प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। तो दोस्तों अब हम लोग का घ प्रश्न आता है, यल भुजा के वर्ग ABC के प्रत्येक कोणों A व C पर आवेश Q1 तथा प्रत्येक कोणों B व D पर आवेश -Q2, माइनस आपका Q2 केवल दिशा बताता है कि इधर ऋणात्मक दिशा उधर धनात्मक दिशा है, जबकि यहाँ पे आवेश आपका माइनस और प्लस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ डिनोट करता है, A पर स्थित आवेश साम्यावस्था में है तब अनुपात Q1/Q2 होगा। अब यहाँ पर Q1/Q2 का अनुपात आपको बताना है। कुछ इस प्रकार फिगर आपका है, सबका भुजा क्या है, यल है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सबका भुजा यल है और यहाँ पे लिखा है A व C पर आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे A आपका कौन सा ये है और C यहाँ पे ये, यहाँ पे आवेश क्या है Q1 है और आपका B D पे क्या है, आवेश Q2 है। अब यहाँ पे साम्यावस्था में हमें
Q1 और Q2 का अनुपात बताना है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसको देखिए, इधर की ओर और इधर की ओर, यहाँ पे F2 बल लग रहा है, इधर F1 बल लग रहा है। ठीक है, तो यह बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। के का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9, और इसको के की जगह पे हम 1/4πε0 भी लिखते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ठीक है, और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब F1 के लिए रखेंगे तो F1 के लिए रखेंगे तो क्या होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा √2L²। अब √2L² क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो है ये चीज़, ये देख सकते हैं, ये तो यल है और ये भी यल है। जब इसका करेंगे तो √2L ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बस वही √2L का स्क्वायर लिखा गया है। ये जो हम लोग का है दूरी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, R है। अब यहाँ पे क्या है, Q1 है, यहाँ पे भी Q1 है। ठीक है, तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, बस यहाँ पे गुणा कर देंगे तो K Q1 का स्क्वायर बटा 2L², क्योंकि अंडर रूट है तो इसमें 2 हो जाएगा और यल का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और वही F2 के लिए क्या होगा दोस्तों, बस वही चीज़ होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2। F2 के लिए देखिए, अगर आप ऐसे देख रहे हैं इधर की ओर तो देखिए Q1 हो गया, Q2 हो गया। ठीक है, और ऐसे भी देख रहे हैं तो क्या होगा, Q1 हो गया, Q2 हो गया, और इन सब का दूरी क्या है, यल है। तो सेम वही चीज़ लिखा गया है L², और आपको ये समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब साम्यावस्था में हो तब, यानी साम्यावस्था में होगा तब क्या होगा, F1 इक्वल टू √2 F2 हो जाएगा। तो बस F1 का मान मालूम है, F2 का मान मालूम है, बस यहीं पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो K से K कटेगा, L² से L² कटेगा, और Q1 से एक Q1 कटेगा, लेकिन अभी एक Q1 बचेगा। तो Q1, ठीक है, यहाँ पे बच गया क्या, Q1। यहाँ पे देखिए √2 है, तो यहाँ पे √2 है, लेकिन इसको इधर भेज दिए, Q2 को इधर भेज दिए। तो बस वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, Q1 यहाँ पे एक बचा है तो लिख दिए, और Q2 को इधर भेज दिए नीचे की ओर, और √2 को ऊपर की ओर भेज दिए। तो √2 यहाँ पे क्या आपका है, √2 यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे अच्छा √ काटा गया। ठीक है, यहाँ पे 2 है केवल, वही हम सोचे जब यहाँ पे 2 आया है यहाँ पे, तो वो 2 कहाँ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो 2 √2 हो गया, यानी जो आपका अनुपात आया Q1 बटा Q2 का, वो कितना आया, 2 √2 आया। ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों ड पे, जो कि काफ़ी आसान है। ये भी देखिए, आर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा I प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होगा। अब दोस्तों आपको पता है चुंबकीय बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, τ बल गुणे बल के बीच की दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ILB और B sin थीटा, जिसको हम लोग लिखते हैं √2IBA sin थीटा। अब चूंकि यहाँ पे दोस्तों देखिए, थीटा = 90 डिग्री रखेंगे, B बराबर 1 टेस्ला रखेंगे। ठीक है, आर त्रिज्या के 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडली परस्पर लंबवत रखी हैं। दोनों में एक समान धारा, मतलब दोनों में समान धारा, ठीक है, समान धारा प्रवाहित करने पर परिणामी चुंबकीय बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। सॉरी, बल आघूर्ण पढ़ दिया, यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पे एक समान धारा है। अब दोस्तों यहाँ पे B बराबर 1 टेस्ला हो गया, तो मान लीजिए 1 मान रख दीजिए। तो यहाँ पे 1 रख दिए, थीटा का मान 90 रख दिए, तो sin 90 का मान भी 1 होता है, और √2। तो यानी आपको टाउ बराबर क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, और I B का मान 1 रख दिए तो B खत्म आपका। ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को हम πr² लिखते हैं, तो πr² लिख लेंगे, और यहाँ पे इसका मान 1 होता है, यानी टाउ बराबर हमें क्या मिल गया, √2I πr²। बस यही चीज़ आपका क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे R है तो इसको कैपिटल R भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। आपके जो ऑप्शन होगा ना, तो आपके ऑप्शन में ये कैपिटल R होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्मॉल r लेकर लगाया गया था, लेकिन त्रिज्या है तो कैपिटल R भी हो सकता है, स्मॉल r भी हो सकता है। अब आपके बुक में और फिगर से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो बस इस चित्र में, इस सूत्र में 90 डिग्री पे आपको देख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए लंबवत है चुंबकीय वृत्ताकार कुंडली, तो लंबवत है तो मतलब लंबवत तो कब होता है, जब 90 डिग्री बनता है तभी तो लंबवत होता है ना। तो वही यहाँ पे 90 डिग्री रखा गया है।
अब एक समान धारा प्रवाहित करने पे बस थोड़ा सा ये लॉजिक है इसमें। आप जब एक बार अपने कॉपी पे हल कर लेंगे ना, एक बार पढ़ के, तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जब आप लिखते हैं ना, तो उसको पढ़ पढ़ के लिखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दोस्तों चलो देख लेते हैं। लिखा है यहाँ पे 100 mHz आवृत्ति की एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में x अक्ष की दिशा में गतिमान है। किसी बिंदु पर यदि विद्युत क्षेत्र E बराबर 6 वोल्ट प्रति मीटर हो तब चुंबकीय क्षेत्र B होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आवृत्ति बराबर आपको V बराबर दे दिया है 100 mHz। ठीक है, तो बस यहाँ पे ये V बराबर लिख देना है। E वेक्टर दे दिया आपको E बराबर 6। ठीक है, और B बराबर आपको बताना है। तो आपको सिंपल सा सूत्र है इसका, B बराबर E बटा C, B बराबर E बटा C। ठीक है, यहाँ पे भी आवृत्ति से कुछ लेना देना नहीं है, केवल B बराबर E बटा C से हमें ज्ञात कर लेना है, क्योंकि हमें B ज्ञात करना है। तो E का मान रख लेंगे 6 और C का मान आपको पता है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ बस इसको रख लेंगे, लगा देंगे तो 2 × 10⁸ टेस्ला आपका आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पे J है तो यहाँ पे आपको K हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। अब दोस्तों यहाँ पे खंड ब का ग देख लेते हैं। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य वाली वैद्युत चुंबकीय की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय की आवृत्ति ज्ञात कीजिए 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है आवृत्ति ज्ञात करने के लिए तरंग की आवृत्ति का सूत्र होता है V बराबर C बटा लेमडा। ठीक है, V बराबर C बटा लेमडा होता है। तो C का मान आपको पता है कि 3 × 10⁸ होता है। आपको एंगस्ट्रॉन को आपको मीटर में बदलना है तो आपको पता है कि 10⁻10 से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सी वीडियो में हमने बताया है और बहुत जितने भी अंशाल पेपर का सोल्यूशन लाया हूँ उसमें सारा का सारा बताया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखेंगे तो बस आपको यहाँ पे मान रख लेना है और कट कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 से 3 को काट दिया गया, लेकिन यहाँ पे 1000 भी है, यानी 10⁻3 यहाँ पे है और 10 ऊपर 8 है और यहाँ पे 10⁻10 है। तो 10⁻10 में से जब आप 3 घटाएंगे तो ऋण 7 हो जाएगा और फिर ऋण 7 को जब हम ऊपर भेजेंगे तो 10⁻15 हो जाएगा, यानी V बराबर 10⁻15 सेकेंड इनवर्स या हर्ज इसका हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है घ LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आरोपित आवृत्ति V तथा प्रतिबाधा Z के बीच ग्राफ खींचकर अनुनाद आवृत्ति दिखाइए। बस आपको ये ग्राफ बना देना है। एक बार अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाकर एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न आता है ड दिए गए चित्र में परिनालिका में अस्थायी धारा A से B की ओर प्रवाहित हो रही है, प्रेरित धारा किस दिशा में होगी? बस आपको ये बताना है। ठीक है, तो अस्थायी धारा में संगत उत्पन्न प्रेरित धारा 0 होगी। ठीक है, आपको बस इतना ही लिख देना है, 0 होगी धारा, आपका क्या होगा? 0 होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आता है 2 वोल्ट, दो बल्ब 60 वाट 220 वोल्ट तथा 40 वाट 220 वोल्ट, यानी 2 बल्ब हैं किस किस वाट के? तो 60 वाट के 40 वाट के, और दोनों का जो वोल्ट है वो सेम है 220 वोल्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे लिखाया गया है कि को 220 वोल्ट के मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे P1 अगर देखें यानी P बराबर देखें तो P बराबर हम लोग को दे दिया वाट 60 प्लस यहाँ पे P1 दिया है 60 और P2 दिया है 40। ठीक है, तो P बराबर P1 प्लस P2 निकालेंगे तो 60 धन 40 इक्वल टू 100, यानी 100 वाट दे दिया। V बराबर आपको सिंपल सा पता है कि दोनों में सेम है, यानी V बराबर 220 वोल्ट दे दिया। अब यहाँ पे बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है कि मेंस प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। ठीक है, मेंस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसमें पहले R निकालेंगे। ठीक है, जब R निकालेंगे तो आपको R मालूम है कि R क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R इक्वल टू होता है V² बटा P, V² रखेंगे मान, P का मान रखेंगे, आ जाएगा आपका 884 ओम। अब धारा निकाल लेंगे कि मतलब इसकी धारा कितनी है? I बराबर आपका हो जाएगा P बटा V, P का मान रख लेंगे, V का मान रख लेंगे, यानी 5/11 इक्वल टू 0.45 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं कुछ प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे खंड स में तीसरा का जो ख है वो पूछा है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन का स्नेल नियम का स्पष्ट कीजिए। स्नेल नियम की मतलब आपको व्याख्या करना है, अपवर्तन की व्याख्या करना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से।
दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका दो ठो होता है, हाइगेंस के अपवर्तन का और परावर्तन का। तो दोस्तों इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी दोनों पे वीडियो एक अच्छी तरह से मतलब इसमें डेरिवेशन करके और अच्छे से बहुत ही प्यार से समझाया हूँ। और अगर आप वो वीडियो देख ले रहे हैं ना तो आपको कहीं भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको बुक से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। उस वीडियो के माध्यम से आप देख के आप आसानी से उस टॉपिक को आराम से याद कर लेंगे और अपने बोर्ड परीक्षा में आराम से जाकर लिख देंगे। तो आप वो दोनों वीडियो देखिएगा, परावर्तन का और अपवर्तन का, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और एक ना एक मतलब आता ही आता है। ठीक है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों तैयार कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आप हमारे चैनल को विजिट करके भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसके आगे के प्रश्न को। तो दोस्तों ख के बाद ग प्रश्न आता है, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी V बराबर आपको 100 वोल्ट दे दिया है और आपको दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य यानी लेमडा बराबर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा एक सूत्र होता है, लेमडा इज इक्वल टू 12.260 बता अंडर रूट का V और एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा सूत्र होता है। V का मान दे दिया, बस V का मान पुट कर लेंगे, अंडर रूट में आपका 100 आ जाएगा तो अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, बस 10 से भाग दे देंगे तो कितना आसान है, लेमडा बराबर 10 से भाग देंगे तो 1.227 आपका एंगस्ट्रॉन आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको ये सूत्र याद रखना है। अगर वोल्ट दे रहा है, विभवांतर दे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य पूछ रहा है तो आपको लेमडा बराबर इस वाले सूत्र को वहां पे लगा लेना है। ठीक है, बाकी आपको मैंने बताया कि अपवर्तन परावर्तन के लिए मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया था, उसको जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग का अगला प्रश्न आता है घ, विभवमापी के प्रयोग में E1 व E2 विद्युत वाहक बलों की दो सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु 300 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब E2 विद्युत वाहक बल के सेल को हटा देते हैं, मतलब E2 को जब हटा देते हैं तो अविक्षेप बिंदु 100 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। सेलों के विद्युत वाहक बलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी E2 बटा E1 आपको ज्ञात करना है। सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। केवल विद्युत वाहक बल E2 के सेल के लिए अविक्षेप बिंदु कितनी दूरी पर प्राप्त होगा, मतलब E2 पे अविक्षेप बिंदु की मतलब कितनी दूरी प्राप्त होगा आपको ये बताना है। और आपको यहाँ पे क्या बताना है, विद्युत वाहक बल की अनुपात बताना है। ठीक है, तो दोस्तों आपका देखिए पहला समीकरण कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा है E1 प्लस E2 श्रेणी क्रम में, यानी E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू अब आपका 300 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, जब ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो आपका कितना हो रहा है 300 सेंटीमीटर। E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300 और गुणे के क्या है आपका विद्युत प्रवणता है। ठीक है, विद्युत प्रवणता या फिर विभव प्रवणता कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जहां के तार में विभव प्रवणता है। अब सेल E2 को हटा लेने पर क्या हो रहा है, E1 इज इक्वल टू के इंटू 100 सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक, बाकी आपको ये क्या करना है, इसको इतना इसके बटा इतना कर देना है ताकि आपको अनुपात पता चल जाए। तो बस यहाँ पे वही किया गया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो E1 प्लस E2 बटा E1 इज इक्वल टू के इंटू 300 बटा के इंटू 100। तो यहाँ पे देखेंगे तो के से के कट जाएगा, 00 से 00 कट जाएगा, तो आपका E1 प्लस E2 बटा E1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो E1 बटा E1 प्लस E2 बटा E1 हो जाएगा। तो E1 बटा E1 जब कटेगा तो इधर 1 हो जाएगा, तो 1 को जब इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो बस यहाँ पे वही चीज लिखा गया, तो जब ये घटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी E2 बटा E1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2, यानी E2 बटा E1 का अनुपात कितना हो गया 2। यानी कि अगर इसको एक तरह से देखा जाए ऐसे में तो E1 E2 रेशियो E1 इज इक्वल टू 2:1 आप ये अनुपात भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको अनुपात पता चल गया। अब यहाँ पे आपको ना दूरी निकालनी है। ठीक है, अविक्षेप बिंदु की कितनी दूरी पर प्राप्त होगा। तो देखिए दोस्तों, माना केवल सेल E2 के लिए अविक्षेप L2 दूरी पर प्राप्त होता है, तो E1 बटा E2 इज इक्वल टू क्या होगा 100 बटा L स्क्वायर। अब L स्क्वायर का आपको मान ज्ञात कर लेना है। E1 बटा E2 का मान कितना होगा 1/2 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए E2 बटा E1 का मान जब 2 है तो E1 बटा E2 का मान क्या होगा 1/2 होगा, यानी पलट जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 रख लेंगे, यहाँ पे 1/2 रख लेंगे। अब देखिए तिरिया गुणा करेंगे तो L2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे L2 इज इक्वल टू 200, यानी 200 सेंटीमीटर आपको क्या होगा दूरी पर प्राप्त होगा। तो बस आपको यही चीज लिख देना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। अब दोस्तों इसके अथवा में एक और प्रश्न पूछता है और इसमें प्रश्न पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है। दिए गए परिपथ में विद्युत धारा के मान की गणना कीजिए तथा ए व सी बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका परिपथ दे दिया है, ठीक है। तो इसी से हमें बताना है। तो इसमें परिपथ में आप देखेंगे तो आपको क्या क्या दिया गया है। तो प्रतिरोध दिया गया है, तो कैपिटल आर दे दिया है 5 ओम। ऑलरेडी इसमें दिया गया है E1 बराबर R1 बराबर, तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है, दिया है। तो R बराबर 5 ओम लिख दिया, R1 स्मॉल R1 दिया है 1 ओम और स्मॉल R2 दे दिया है 2 ओम। तो लिखा गया तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 5 धन 1 धन 2। अब मान लीजिए यहाँ से तार खोल के फैलाएंगे तो ये श्रेणी क्रम में सारा हो जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया, 5 1 और 2, तब 5 1 6 हो गया, 6 2 8 हो गया। तो यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध 8 ओम लिख दिया गया है। अब परिणामी विद्युत वाहक बल कितना होगा, 4 - 2 यानी E2 - E1, ठीक है। E2 - E1 तो यानी आपका कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। अब परिपथ में धारा कितनी है, तो I बराबर 2/8, I बराबर 2/8 आपका कितनी धारा है, तो I अपन यानी कि ये आपका विभव बल यानी V/R होगा, ठीक है। I बराबर V/R होता है। आपने पढ़ा है V बराबर I × R, ठीक है। आपने ये सूत्र पढ़ा है V = I × R वाला, ठीक है। ये आपने सूत्र पढ़ा है। तो हमें I निकालना है धारा, तो क्या होगा, V/R हो जाएगा। V आपका कितना दे दिया, 2 वोल्ट दे दिया। R आपका पता है कि 8 ओम आया है, तो बस वही 2/8 लिख देना है। और इसको जब आप कट करेंगे तो 1/4 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा गया 4 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल के सिरों के बीच विभवांतर, ठीक है। तो V बराबर E2 - IR2 स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि E2 पे 4 वोल्ट है यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है, ठीक है। बाकी यहाँ पे E2 है, तो E2 का मान यहाँ पे रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, 4 वोल्ट विद्युत यानी 4 वोल्ट पे हमें क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो यानी E2 - I × R2। तो I का मान हमें मालूम है 1/4, R2 का मान हम लोग रख लेंगे 2 ओम, और यहाँ पे E2 का मान हम लोग को 4 है तो 4 रख लेंगे। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 से कट हो गया है, बाकी आपका आ गया। तो इसको जब कट करेंगे तो 0.5 यानी कि आपका V बराबर कितना आ गया, 3.5 वोल्ट। अब यही 2 वोल्ट पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, E1 के लिए, ठीक है। यहाँ पे E1 के लिए हम लोग देखेंगे तो वही सेम प्रोसेस रहेगा, V बराबर E1 + I/R1, ठीक है। तो यहाँ पे E1 का मान दे दिया है 2। अब यहाँ पे 1/4 इंटू इसमें R1 का मान दे दिया 1, तो ठीक है 1 रख लेंगे। और बस इसका कितना आ जाएगा, 9/4। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, 2.25 आपका आ जाएगा, 2.25 वोल्ट आ जाएगा। V बराबर 2.25, ठीक है। तो इतना आपका आ गया गाइस, ठीक है। अब आपको लिखाना तब बिंदु A व C के बीच विभवांतर कितना होगा, यानी A व C के बीच विभवांतर। अब वहाँ पे जो पूछा E1 E2 के लिए वो तो हमने बता दिया। अब यहाँ पे आपको A व C के बीच विभवांतर बताना है, तो सिंपल सा लिख देंगे VAC, यानी AC मतलब आपका बता रहा है A और C के बीच में। तो आपको A व C के बीच में क्या होगा, E1 + IR1 आपका इतना ही विभवांतर होगा। क्योंकि देखिए ए आपका कहाँ है, ये है, और ए सी कहाँ है, ये है। तो ए व सी में बस यही तो है। तो सेम हमने 2 वोल्ट के लिए तो निकाला ही है, तो सेम आंसर इसका भी आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ए व सी पूछा है, ये अगर सी और बी पूछता तो हम लोग को दोनों मतलब जोड़ना पड़ता, लेकिन यहाँ पे ए व सी पूछा है, मतलब हमको बस इतना ही बीच में बताना है, इसके बीच में ए व सी के। तो बस यही तो है, हम लोग का E1 ही है, R1 ही है ना। तो बस वही चीज़ लिख देना, VAC = E1 + IR1। अब बस इसी को हल करके आपको ला देना है, सेम ऊपर वाला आंसर आएगा। बस आपका हो गया खत्म। अब दोस्तों खंड द की अगर बात कर लें तो इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया है, न्यूमेरिकल पॉइंट है और बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप अगर सूत्र याद करेंगे तो आप इसमें से आराम से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आई थिंक ये 3 नंबर में आता है खंड द। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो दोस्तों इसमें लिखा गया है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक फोटॉन किसी हाइड्रोजन परमाणु पर जो प्रारंभ में न्यूनतम ऊर्जा अवस्था में गिरता है और उसे n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है। पहला आपको बताना है इस संक्रमण को ऊर्जा स्तर आरेख में दर्शाइए, मतलब इस संक्रमण को हम लोग को ऊर्जा आरेख में दर्शाएंगे। और दूसरा चीज पूछा है फोटॉन की तरंगदैर्ध्य की गणना करना है, ठीक है। तीसरा पूछा है उपयुक्त संक्रमण में कितनी उत्सर्जन रेखाएं की संभावना है। तो बस आपको ये 3 चीजें बतानी है, ठीक है। तो 3 चीजें आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पहला हम लोग को ऊर्जा आरेख में दर्शाना है। तो मान लीजिए आपको हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो E1 बराबर आपका कितना होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E2 बराबर क्या होगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटा 2 का स्क्वायर। और वही जब E3 की बात आएगी तो -13.6
बटा 3 का स्क्वायर। तो बस इतना ही आपको निकालना है। बाकी आपको ऐसे चित्र बना देना है। n1 बराबर आपको जो यहाँ पे n1 का मान दिया है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे माइनस लिख के आपको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख देना। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे फिर n2 बराबर लिख देंगे। तो n2 का भी बताऊँ कि यहाँ पे जहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऐसे ही n4 के लिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 के लिए 5 हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है, 1 2 3 बस 3 तो निकाल देंगे, वही बहुत है। तो यहाँ पे 3 तक हमने निकाल दिया। चूंकि n बराबर 3 अवस्था तक उत्तेजित करता है, यानी n बराबर 3 तक हमें बताना ही है, ठीक है, आगे नहीं बताना है। तो बस इतना ही लिख के काम खत्म। दूसरा चीज पूछा है फोटान की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या होता है, E3 माइनस E1 होता है, और इज इक्वल टू HC बटा लेमडा होता है। जबकि आपको ये फोटान का तरंग, ये हमने बताया था फोटान की तरंग दैर्ध्य की गणना में कि HC बटा लेमडा होता है उसका सूत्र। तो सिंपल से आपको डेल्टा ई बराबर क्या होता है, E3 माइनस E1 इज इक्वल टू HC बटा लेमडा। आपको डेल्टा ई का डायरेक्ट मान मालूम नहीं है, लेकिन आपको E3 का और E1 का मान मालूम है, और HC का बटा लेमडा का भी मान आपको आसानी से पता चल जाएगा, क्योंकि H का मान फिक्स होता है, C का मान भी फिक्स होता है, ठीक है। बाकी आपको लेमडा का मान भी बताना है। तो लेमडा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सिंपली देख लीजिए, पहले E3 का मान रख लेंगे, तो माइनस 1.51 माइनस, और फिर इसमें माइनस 13.6, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका सिंपल सा आ जाएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। आपका इधर कितना बच गया, HC बटा लेमडा। अब लेमडा बराबर कितना हो जाएगा, तो लेमडा बराबर क्या होगा, HC बटा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आ जाएगा, देख सकते हैं। एच का मान कितना होता है, 6.63 गुणे 10 के घात ऋण 34, और सी का मान मालूम है आपको 3 कह रहे हैं 3 गुणे 10 के घात 8, ठीक है, 3.0 गुणे 10 के घात 8, यानी 3 गुणे 10 के घात 8, मतलब प्रकाश की चाल जो होती है आपकी, ठीक है, वो चीज होती है सी का मान। एच का मान कितना होता है, 6.63 गुणे 10 के घात ऋण 34। तो बस यहाँ पे ये चीज मान रख लिया गया है, बाकी नीचे का मान रख लिया गया है। अब इलेक्ट्रॉन का मान यहाँ पे रख देंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 गुणे 10 के घात 19। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन का भी मान यहाँ पे पुट कर लिया गया, ताकि काटने में और गुणा करने में आसानी हो। तो यहाँ पे चूंकि काट के और गुणा किया गया है, तो आपका टोटल आ गया 1.028 गुणे 10 के घात ऋण 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया है, मतलब लेमडा का मान, ठीक है। अब इसको तरंग दैर्ध्य में बदल दिया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तरंग दैर्ध्य में बदल दिया, लेमडा बराबर 1028 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को क्या किया है, एंगस्ट्रॉन में बदल दिया है। तब एंगस्ट्रॉन में बदलने के लिए 10 के घात ऋण 10 करना पड़ेगा। तो 10 के घात ऋण 10 कैसे होगा, जब आप इधर सरकाएंगे दशमलव को, तो देखिए इधर सरकाएंगे तो 1, इधर सरकाएंगे 2, फिर इधर सरकाएंगे 3, यानी 3, यानी 10 के घात ऋण 3 को जब इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के घात ऋण 10 हो जाएगा। 10 के घात ऋण 10 को हम लोग एंगस्ट्रॉन लिख सकते हैं। वही लेमडा का मान दे दिया है 1028 एंगस्ट्रॉन। तीसरा चीज पूछा है, उत्सर्जन संक्रमण के लिए रेखाएं। उत्सर्जन संक्रमण के लिए संक्रमण में रेखाएं, आपको रेखाएं पूछा है। इसका सिंपल सा सूत्र है, n ब्रैकेट में n-1 बटा 2। अब n बराबर 3 दिया है तो 3 रख लेंगे, 3 ब्रैकेट में 3-1 यानी 2 बटा 2, यानी 3 गुणे 2 बटा 2, यानी 2 से 2 कट गया, आपका 3 आंसर आ जाएगा। यानी संक्रमण में जो रेखाएं हैं वो 3 है। अब दोस्तों ग की बात कर ली जाए, प्रश्न संख्या ग की, तो इसमें लिखा गया है कि एक प्रोटॉन तथा एक फोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य क्रमशः लेमडा 1 तथा लेमडा 2 है। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा तथा फोटॉन की गतिज ऊर्जा E समान है। सिद्ध कीजिए कि लेमडा 1 बटा लेमडा 2 अनुक्रमानुपाती √E। बहुत ही आसान है, देख लीजिए कैसे। अब दोस्तों आपको पता है यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया प्रोटॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लेमडा 1 बटा क्या होता है, H बटा √2m होता है। फोटॉन के लिए क्या होता है, E बराबर HC बटा लेमडा 2। अब लेमडा 2 यहाँ पे इसलिए लिया गया है कि लेमडा 1 लेमडा 2 की बात किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं लेमडा 1 क्रमशः लेमडा 2 है, तो इसलिए लेमडा 1 और लेमडा 2 लिया गया। अभी हम लोग ऊपर के सूत्र में पढ़े हैं कि डेल्टा E बराबर HC बटा लेमडा, तो यहाँ पे डायरेक्ट E लिखा गया, डेल्टा E नहीं लिखा गया, ठीक है। तो E बराबर HC बटा लेमडा 2, यहाँ पे लेमडा 1 इक्वल टू H बटा √E। अब यहाँ पे देखिएगा तो इतना ये चीज हो गया। तो समीकरण 1 वो इसको मान लेंगे, समीकरण 2 इसको मान लेंगे। अब इन दोनों को देखिए आपका अनुपात निकालना है, सिद्ध करना है, यानी कि आपको यहाँ पे पता चल गया कि हमको अनुपात निकालना है, ठीक है। तो अनुपात निकालना है, तो यहाँ पे देखिए लेमडा 1 है, यहाँ पे लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका HC बटा E हो जाएगा, HC बटा E, यानी लेमडा 2 आपका इक्वल टू क्या होगा, HC बटा E। अब इसको क्या करेंगे, लेमडा 1 अपन लेमडा 2 कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से अनुपात निकालना है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए लेमडा 1 अपन लेमडा 2 इज इक्वल टू, अब देखिए इसका क्या होगा, H बटा √2me, तो यहाँ पे लिख दिए H बटा √2me। अब यहाँ पे HC बटा E लिख दिए, H से H कट गया, बचा क्या आपका C बटा E। अब C बटा E जो बचा इसको ऊपर भेज देंगे, यानी पलट देंगे, तो क्या होगा E बटा C √में
2m_e। अब अंडर रूट जब इसको e को अंदर लेंगे, जब e को अंदर लेंगे हम, तो यहाँ पे क्या होगा, e स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जब अंदर लेंगे तो e स्क्वायर होगा, तो एक e से एक ही कट जाएगा तो बचेगा एक ही, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए e है, इसको जब अंडर रूट में लेंगे ना तो ई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ई स्क्वायर हो जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे ई स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि अंडर रूट में ई, और यहाँ पे ई गायब कर दिया गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि सी को भी अंदर ले लिया गया है, यहाँ पे सी को अंदर लिया गया है तो 2mc स्क्वायर हो गया है, ठीक है, 2mc स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चूंकि 2mc स्क्वायर एक नियतांक है, तो अर्थात λ1/λ2 इक्वल टू अंडर रूट ई। अब ये जो आपका है ना, ये एक नियतांक है, ठीक है, तो ये एक नियतांक का काम करता है। तो यहाँ पे अगर आप सिद्ध करिएगा तो आपको यहाँ पे चूंकि डाल के अंडर रूट 2mc स्क्वायर इक्वल टू नियतांक लिखना पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर आपको समझ सके कि हाँ ये बच्चा सही किया है और आपको नंबर स्पष्ट रूप से दे सके। नहीं तो वो समझेगा नहीं कि यहाँ पे अंडर रूट 2mc स्क्वायर है वो क्या है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को फटाफट लाइक करते चलिए और कमेंट करते चलिएगा, ताकि आप देख रहे हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं चौथा का घ। क्या कह रहा है प्रश्न हम लोग का, एक 90 डिग्री कोण वाले प्रिज्म के पृष्ठ AB पर एक वर्णीय प्रकाश की किरण चित्रानुसार आपतित है। अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत निकलती है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक आपको बताना है, यानी ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी प्रिज्म का पदार्थ आपको बता देना है। आपको सिंपली सूत्र में दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे सूत्र नहीं, आपको चित्र में दिख रहा होगा। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये आपका जो है पूरा, ये आपका 45 डिग्री है, ये आपका मान लीजिए R1 और ये R2, ये P है, ठीक है। बस आपको इतना ही चित्र में लिख देना है, बना देना है। अब आपको लिखना है निर्गत प्रकाश किरण पृष्ठ AC के स्पर्शवत है, अतः AC पर बना आपतन कोण R2 इज इक्वल टू C क्रांतिक कोण, ठीक है, इज इक्वल टू C, यानी C क्रांतिक कोण के बराबर होगा क्या, R2। अब त्रिभुज APQ, यहाँ पे देखिए A हो गया, P हो गया, Q हो गया, त्रिभुज APQ में, ठीक है, त्रिभुज APQ में क्या है, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री ये हो गया, प्लस 90 डिग्री माइनस R1, यानी 90 डिग्री, अगर ये R1 है तो आपका ये भी R1, यानी कि 90 डिग्री माइनस R1। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस 90 डिग्री माइनस C, 90 डिग्री माइनस C, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस C। अब यहाँ पे लिखा गया इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्यों 180 डिग्री लिखा गया है, क्योंकि अब आपको पता है कि त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होते हैं, वहीं 180 डिग्री लिख दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 माइनस R1 है, यहाँ पे 90 माइनस C है, ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 90 प्लस 90 प्लस 90, 9 दूना 18, 29 27, यानी 270 डिग्री। लेकिन आपको यहाँ पे उतना नहीं लिखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, उतना नहीं लिखना है। यहाँ पे देखिए माइनस का फर्क है, इस 90 को जब इधर भेजेंगे तो ऑलरेडी 180 में से घटेगा तो 90 बचेगा। आपका कितना यहाँ पे आ जाएगा, 90 माइनस R1, यानी 90 डिग्री माइनस R1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस R1 इज इक्वल टू R1, और यहाँ पे C हो जाएगा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस C, समीकरण 1। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं R1 प्लस C इज इक्वल टू आपका 90 डिग्री। आई थिंक आपको यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ। त्रिभुज APQ, यानी APQ, यहाँ पे जो है आपका त्रिभुज APQ है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें आप भुला जाइए, यहाँ पे कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे सब चीज़ भुला जाइए। अब आपको सिंपल से थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे त्रिभुज APQ में आपको देखिए यहाँ पे 90 डिग्री दिया है। आपको सिंपल, आपको मालूम है, मैथ में आप पढ़े होंगे कि त्रिभुज की जो मान होता है वो 180 डिग्री के अंदर होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका मान दे दिया केवल 90 डिग्री, और आपका इसका मान मालूम नहीं ना इसका मान मालूम है। तो देखिए ये R1 सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे R1 का मान R2 का मान क्या होगा, 90 ही तो होगा, R1 प्लस R2 का मान 90 होगा। अब इसका या तो 45 हो, इसका भी 45 हो, या फिर ये अधिक हो, ये थोड़ा कम हो, ठीक है। लेकिन ये इसका क्या होगा, 90 के अंदर ही होगा, तभी तो 90 90 180 होगा। तो बस वहीं पे यहाँ पे लिखा गया 90 माइनस R1 प्लस 90 माइनस C। अब C आपको क्यों लिखा गया, क्योंकि आपको पता है कि R2 इक्वल टू क्रांतिक कोण R2, ठीक है। तो यहाँ पे C लिखा गया, तो वही चीज़ R1 प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि अभी हम आपको बताया कि R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा कि 90 90 180 होगा, तभी तो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया R1 प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो बस R1 का मान कितना होगा, 90 डिग्री माइनस C हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब पृष्ठ AB पर n बराबर क्या होता है, आपको पता है कि अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है, n बराबर साइन I बटा साइन R होता है, साइन I बटा साइन R होता है। तो साइन I का मान आपको 90 डिग्री
90 डिग्री सॉरी कह रहे हैं, साइन आई का मान आपको 45 डिग्री रखना है और साइन आर के जगह पर R1 का मान रख देना है, यानी कि साइन आर के जगह पे R1 का मान रख देना है 90 माइनस सी। ठीक है, तो आपको इतना मान रख देना है। अब यहाँ पे देखेंगे तो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, यानी साइन कॉस सी हो जाएगा। तो बस n बराबर आपका कितना आ गया, 1/√2 कॉस सी। अब n कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वाला सब सवाल मतलब फार्मूला लगाया गया है। तो n बराबर कॉस सी इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी हो जाएगा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। अब n बराबर क्या होगा, n बराबर 1 माइनस 1 ये साइन सी का क्या होगा, तो साइन सी इक्वल टू क्या होगा, n बराबर 1/साइन सी है। तो यहाँ पे देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, 1/n² हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या है, n बराबर 1/साइन सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो यहाँ पे n बराबर 1 माइनस 1/n² इक्वल टू 1/√2। अब यहाँ पे देखेंगे तो n² यहाँ पे से जब एलसीएम लिए हैं, n² बाहर लिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो गया, n² माइनस 1/√2। यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखेंगे तो n² माइनस 1 इक्वल टू 1/2, n² इक्वल टू 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2, यानी n² का मान कितना आ गया, 3/2। n बराबर कितना आ गया, 1.5 यानी 1.5 आ गया। तो n बराबर जब इसको बाहर लेंगे तो 1.224 करके आ जाएगा, यानी अपवर्तनांक कितना, 1.224। ठीक है, चौथा का ड, मीटर ब्रिज का सिद्धांत क्या होता है। मीटर ब्रिज का आपको यहाँ पे सिद्धांत लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें ये हो गया। अब दूसरा चीज पूछ रहा है कि मीटर ब्रिज के प्रयोग में चित्रानुसार अविच्छेय बिंदु डी मीटर ब्रिज के तार पर सिरे ए से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। यदि R1 के श्रेणी क्रम में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तब अविक्षेप बिंदु की दूरी सिरे ए से 60 सेंटीमीटर हो जाती है। R1 तथा R2 के मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी है। पहले तो आपको यहाँ पे मीटर ब्रिज का सिद्धांत लिख लेना है और यहाँ पे देखिएगा जब R1 मतलब है यहाँ पे, तो आपका क्या हो रहा है कि 40 सेंटीमीटर मतलब हो रहा है, और जब R1 में क्या हो रहा है, 10 ओम की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे आपका 7 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार है। तो अब यहाँ पे आप लोग पहले लिखेंगे मीटर ब्रिज का सिद्धांत। ठीक है, तो मीटर ब्रिज का सिद्धांत कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मीटर ब्रिज वह स्टैंड सेतु परिपथ पर कार्य करता है जिसके अनुसार यदि 4 प्रतिरोध PQRS चित्रानुसार किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के अनुदिश लगे हो तथा P/Q इक्वल टू R/S हो, तब यह एक संतुलित व्हाइटस्टोन सेतु परिपथ कहलाता है तथा इस स्थिति में विकर्ण शाखा में जुड़े धारामापी के शून्य विक्षेप प्राप्त होते हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही लिख देना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे देखिए पहली स्थिति में क्या हो रहा है, R1/R2 इक्वल टू 40/60 हो रहा है। ठीक है, पहली स्थिति में आपका क्या हो रहा है, R1/R2 इक्वल टू 40/60, मतलब आपको सिंपल में देखने पर मिलेगा। यहाँ पे देखिए R1 और यहाँ पे 60 हो जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अतः R1 के साथ 10 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर R1 क्या हो रहा है, R1 प्लस 10 ओम हो जा रहा है। तो R1 प्लस 10 ओम जब हो रहा है तो यहाँ पे देखिए 60/40 आ गया, यानी R1 प्लस 10/R2 इक्वल टू यहाँ पे 60/40 इक्वल टू 3/2, यहाँ पे 2/3। इसको समीकरण 2 मान लेंगे, दोनों को भाग दे देंगे इस प्रकार। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो R2 से R2 कट जाएगा, आपका R1 प्लस 10 हो जाएगा, नीचे R1 हो जाएगा। R1 से देखेंगे तो इसको इधर करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 10/R1 बचेगा। तो देखिए ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, 10/R1 इक्वल टू ये गुणा हो जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना हो जाएगा। ये मैथमेटिकल चीज़ है, आप लोग आसानी से समझ लेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, जब आप उसको 1 को इधर भेजेंगे तो -1 हो जाएगा, बस इसी को हल कर देंगे तो R1 इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, R1 का मान रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू 3R1/2। तो R1 का मान रखेंगे तो 8 3 24, अब 12 दूना 24 होता है तो 2 से भाग देंगे तो 12 ओम आ जाएगा। आपका दोनों आंसर मिल गया R1 R2 का। तो दोस्तों मैं आपसे एक चीज़ बात करना चाहूँगा कि जो भी मैं न्यूमेरिकल बताता हूँ उसको आप कॉपी में या तो उतार लीजिए, जो हमें बताए हो लिख लीजिए,
और नहीं तो अपने मन से लगाइए, ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद। क्योंकि अगर आप जब तक न्यूमेरिकल लगाएंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। अगर मान लीजिए हम केवल एक टॉपिक पढ़ाते तो उसमें हम दिखा देते कि हाँ मतलब ये सूत्र है, इस प्रकार से आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपका आंसर हल करा रहे हैं, तो इसमें हम उतना टाइम नहीं ले पाते हैं, ठीक है। हमको जल्दी जल्दी बताना भी रहता है, आप देखते हैं खुद ही वीडियो लंबी हो जाती है। और वैसे भी आप 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखेंगे, उससे ज़्यादा तो देखते नहीं हैं। तो खैर छोड़िए, आइए टॉपिक पे। 5 का क क्या कह रहा है, पी वैद्युत विध्रुव आघूर्ण वाले वैद्युत विध्रुव को एक समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ज्ञात कीजिए। पहला चीज आपको बताना है, द्विध्रुव की अक्ष को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य बताना है, डब्ल्यू। तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, पहला द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा होता है। तो 45 डिग्री पर काम कर रहा है तो 45 डिग्री का मान रख देंगे। साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो यहाँ पे टाउ बराबर क्या आ गया, पीई √2, पीई का बटा √2। बस यही आपका पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा चीज क्या कह रहा है, साम्यावस्था में द्विध्रुव की स्थिति जुड़ जाए, यानी U0 = -PE cos थीटा। बस cos थीटा का मान 0 रख देंगे तो -PE आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा आपका कह रहा है कार्य निकालना है, ठीक है, कार्य। और यहाँ पे 180 डिग्री दे दिया, साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण घुमाने में किया गया। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पी ब्रैकेट में 1 - cos थीटा। cos थीटा का मान धर देंगे, अंडर मतलब 180 डिग्री रख देंगे, तो यहाँ पे -1 होता है, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। कुछ इस प्रकार देख सकते हैं, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू बराबर कितना कार्य हुआ, 2PE, ठीक है। बस आपको इतना ही लिख देना है, बाकी आपका आंसर। तो दोस्तों अब अगला प्रश्न आता है ग का, अथवा बायो-सेवर्ट का नियम इसमें बताना है, ठीक है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्षीय रेखा के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र प्राप्त कीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या 2 चीज बताना है, बायो-सेवर्ट का नियम बताना है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। बस आपको 2 चीज बताना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बायो-सेवर्ट का नियम कुछ इस प्रकार है, आपको ऐसे चित्र बना लेना है जैसे मैं बनाया हूँ। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसी धारावाही चालक में लघु अवयव डेल्टा यल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न तथ्यों पर निर्भर करता है। चालक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा यल। दूसरा पॉइंट कहता है चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई। धारा की दिशा एवं चालक खंड को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच में बनने वाली कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। अब यहाँ पे चौथा पॉइंट कहता है चालक खंड के बिंदु P तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती 1/r²। अगर इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती का ही चिन्ह रहेगा लेकिन r² रहेगा, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो अनुक्रमानुपाती अगर जब पढ़ेंगे तो 1/r² कर देंगे, ठीक है, तभी इसका वर्ग कहलाएगा, ठीक है। अब इस तीनों चीज को मान रख लेंगे, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई डेल्टा यल साइन थीटा बटा r²। और जब आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाता है जो आपका होता है μ0/4π, इसका मान भी होता है। अब यहाँ पे आज देखिए विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इसके लिए मैंने ऑलरेडी 2019 में हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया था और एक अलग से भी वीडियो बनाया, बहुत अच्छे से समझाया भी हूँ, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। वृत्ताकार कुंडली है जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ये जो है वृत्ताकार कुंडली है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना ओ केंद्र से कुंडली के अक्ष x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली पर डेल्टा यल लंबाई का अल्पांश AB, यहाँ से ऐसे अल्पांश AB क्या करते हैं, खींच लेते हैं, ठीक है। अल्पांश AB क्या करते हैं, खींच लेते हैं या फिर लेते हैं, ठीक है। माना बिंदु P से इसकी दूरी r है, तो बायो-सेवर्ट के नियम से अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डेल्टा B = μ0/4π I डेल्टा
यल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। अब इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे क्या हो जाएगा, डेल्टा बी इज इक्वल टू न्यू 0/4 पाई आई डेल्टा यल साइन 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री है, यहाँ पे लंबवत था। ठीक है, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू 0/4 पाई इंटू आई डेल्टा यल बटा आर स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। आगे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी को क्षैतिज घटक अर्थात ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटक डेल्टा बी साइन थीटा होगा। तो अतः पूरे वृत्ताकार कुंडली के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी इज इक्वल टू समाकलन बंध डेल्टा बी साइन थीटा। तो डेल्टा बी का मान रखने पर डेल्टा बी का हम लोग मान जो यहाँ पे है यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इसमें से देखिएगा तो ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगे, बस आपका डेल्टा यल इसी में रह जाएगा। तो डेल्टा यल बटा 1 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे साइन थीटा आपका ए बटा आर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लाल बटा काका यानी लंब बटा कण होता है। तो लंब का मान रख देंगे, कण का मान रख देंगे, बाकी आपका वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका ए भी बाहर हो जाएगा, आर भी बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, डेल्टा यल। डेल्टा यल क्या है, वृत्त की परिधि है। डेल्टा यल क्या है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, 2πa होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2πa हो जाएगा। अब यहाँ पे 2πa लिखने के बाद क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू इतना। अब यहाँ पे देखेंगे तो 2π से पाई तो कट सकता है, और 2 से एक और 2 कट जाएगा, आई आपका बचेगा, बाकी ये a स्क्वायर हो जाएगा, बाकी नीचे का r³ हो जाएगा। तो बस आपका कितना आ गया, b बराबर न्यू 0/2 और इसका ब्रेकेट में अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का होल क्यू आई a स्क्वायर, क्योंकि r बराबर क्या है, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। क्योंकि आपको पता है आधार स्क्वायर कण स्क्वायर ऐसे होता है ना एक सूत्र पाइथागोरस प्रमेय से, तो बस इसी चीज को उसी प्रकार से निकाला गया है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब n इसमें गुणा कर देंगे, बात खत्म, आपका मान आ जाएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आई होगी तो मेरे चैनल पर वीडियो उसका जाके अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका घ, किरचॉफ नियम की सहायता से दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए बिंदु B व D के बीच विभवांतर 3 वोल्ट वाली सेल में धारा। 3 वोल्ट वाली सेल में धारा आपको बतानी है और B व D के बीच विभवांतर बतानी है। तो कुछ इस प्रकार चित्र है, लिखा गया है माना परिपथ में धारा प्रवाहित चित्रानुसार हो रही है, मतलब जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें देख, तो इसमें चित्रानुसार दिखाया गया। ठीक है, I2 धारा इधर जा रही है, I1 धारा इधर आ रही है, तो इसको चित्रानुसार आपको दिखा दिया। अब लिखा गया बंद पास AD BA में, तो 2I1 प्लस 1I1 यानी 2I1। ठीक है, 2I1 प्लस 1I1 माइनस 2I2 माइनस I1, यानी यहाँ पे जो है इसको घटाया गया है। अब इसको इज इक्वल टू क्या होगा, 2 - 1। अब इसको करेंगे आप हल कर देंगे, जैसे आप मैथ लगाते हैं वैसे ही आपको हल कर देना है। तो आपका समीकरण 1 यहाँ पे आ जाएगा, बंद पास BDCB, यहाँ पे क्या है B, तो B कौन सा है आपका, BA हो गया, DA हो गया, CA हो गया, फिर BA हो गया, यानी कि ये जो आपका है त्रिभुज, इसमें क्या हो रहा है 3I2 1I2 और 2I2 माइनस I1, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 - 1 हो गया। तो बस यहाँ पे लिख देना 4, जब आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर इसको अलग अलग करेंगे तो इसमें से कुछ घटाएंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा 3I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 1। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में 5 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर, अब समीकरण 2 में क्या करेंगे, 5 से गुणा करके 1 में जोड़ देंगे। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इस प्रकार कुछ आएगा। तो इसमें मान लीजिए 5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 इसमें गुणा करेंगे प्लस, और समीकरण क्या है 1 है, तो समीकरण 1 का मान यहाँ पर रख लेंगे और इधर कर देंगे समीकरण 1 का ये प्लस 5 कर देंगे। ठीक है, तो 5 क्यों लिखा गया, क्योंकि 5 से गुणा कर रहे हैं समीकरण 2 में, तो बस वही चीज़ है। तो 5 × 15I2 माइनस 5I1 प्लस 5I1 माइनस 2I2, तो 5I1 ये देखिए माइनस प्लस है तो ये खत्म हो जाएगा, इसमें से 2 घट जाएगा, तो 13I2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 × 1 6 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो I2 बराबर 6/13 एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। समीकरण 2 से
3 गुणे 16/3 इज इक्वल माइनस I1 इज इक्वल टू 1। तो I1 का मान आ जाएगा आपका 5/13 एम्पियर, यानी I2 का मान 6/13 एम्पियर और I1 का मान 5/13 एम्पियर। तो पहला आपका क्या आता है, बिंदु बी और डी के बीच विभवांतर। तो बी डी बराबर क्या होगा, I2 माइनस I1 इंटू 2। I2 I1 का मान रख लेंगे, गुणा कर देंगे, घटा लेंगे, घटा के गुणा कर देंगे तो आपका बी डी बराबर क्या आ जाएगा, 2/13 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही तीसरा पॉइंट पूछ रहा है, 3 वोल्ट वाली सेल से धारा I2 इज इक्वल टू क्या होगा, 6/13 एम्पियर। आपको इतना ही लिख देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 वोल्ट वाली सेल से धारा, 3 वोल्ट वाली सेल से धारा, 3 वोल्ट वाली सेल से धारा, तो यहाँ पे I2 आपका है ना, तो I2 कितना मान आया है, तो I2 का मान आया 6/13, तो यहाँ पे 6/13 एम्पियर लिख देंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अभी यह पूरा हल नहीं हुआ है, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और काफ़ी लंबे लंबे सवाल, अभी बहुत से सवाल बच गए हैं 5 नंबर वाले। ये जितने भी मैंने सवाल आज बताया सारे 5 नंबर में आते हैं, सारे प्रश्न को तैयार कर लीजिए। अगली वीडियो इससे भी खास है, सारा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।